नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। बांग्लादेश चल रहा है, ढाका में इंटरनेट बंद है, लोगों के घर से निकलने पर पाबंदियां हैं और भारत सरकार ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि बांग्लादेश या तो जाएं ना, और जाएं तो सोच समझ के जाएं, और जो वहां पहले से रहते हैं वो घर से बाहर बहुत ज़रूरी होने पर झाड़ फूंक कर कदम उठाएं। यानी बांग्लादेश में हालात सीरियस हैं। आप किसी से पूछेंगे बांग्लादेश में ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक की खबर के मुताबिक बांग्लादेश में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 133 लोग मारे गए, 3000 लोग घायल हो गए, और ये सब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आप कह देंगे कि आरक्षण के कारण, आरक्षण खत्म करने की लोग मांग कर रहे हैं, और आरक्षण शब्द सुनते ही यहाँ पर एक वर्ग जो है वो उठ खड़ा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, उनके अपने तर्क हैं और उन्हीं तर्कों को वो जी रहे हैं, उसके बाहर वो देखना नहीं चाहते हैं। बहरहाल आज मैं बहुत सरल तरीके से आपको ये बताऊंगा कि बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा अशांति है उसकी वजह क्या है, और किस तरह से दो पार्टियों की विचारधारा की लड़ाई में जो बेरोजगार नौजवान है उसको आग में हिंसा की झोंक दिया गया है ताकि वो अपना हक भूल जाए और आरक्षण में जुट जाए, आरक्षण विरोधी हिंसा में या आरक्षण समर्थक हिंसा में जुट जाए। हुआ क्या? मामला यह है कि 71 में सरल तरीके से समझें तो जब बांग्लादेश की मुक्ति हुई या वो आज़ाद हुआ, आपको याद है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने भारत को मुक्त किया था। वो बांग्लादेश की मुक्ति है, लेकिन बांग्लादेश की से मुक्ति से बड़ी वो भारत की मुक्ति है। जो लोग इतिहास जानते हैं वो ये जानते हैं कि अंग्रेज जहाँ भी गए थे वहाँ कुछ कांटे फंसा कर गए थे, कुछ लंगड़ लगा कर गए थे ताकि वो देश पूरी ज़िंदगी झेलते रहें। इज़राइल को उन्होंने जिस तरह से किया कि 3 तरफ से इज़राइल को लगा दिया बाहर से, और बीच में एक फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया, और इज़राइल ने धीरे धीरे करके इसी तरह से किसी न किसी मामले में, एक छोटा सा मामला होता है, फ़िलिस्तीन ट्रिगर करते हैं, फिर इज़राइल और ज़मीन दबा लेता है, और पूरा का पूरा वो दबा लिया है। ज़रा सा बचा हुआ है, कब तक बचेगा कोई नहीं जानता। गाज़ा भी गया। अब जिस दिन गाज़ा का सिलसिला शुरू हुआ था मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, ये गाज़ा पट्टी की ज़मीन इज़राइल कब्जा लेगा। ऐसे ही हमको जब आज़ाद किया तो हमको भी 2 तरफ से घेर दिया। कोशिश थी 3 तरफ से घेरने की। एक तरफ पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, दूसरी तरफ माफ़ कीजिए जो अभी बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, और तीसरी तरफ कश्मीर। कश्मीर को आज़ाद छोड़ दिया गया और एक बड़ी चतुराई के साथ कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं को घुसाकर ऊपर से भी भारत को घेरने की कोशिश की गई, और उनको कह दिया गया कि ये आदिवासी हैं, कबीलाई हैं, इन्होंने हमला कर दिया है राजा हरि सिंह के ऊपर। तो राजा हरि सिंह, तो सच्चाई है कि वो पाकिस्तान के साथ में बहुत सारी कोशिश कर रहे थे सेटलमेंट की। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो नेहरू के पास आए। अब चूंकि उस वक़्त की डील ऐसी थी कि कोई भी देश किसी दूसरे आदमी की रक्षा नहीं कर सकता, जो समझौता हुआ था, तो समझौता रक्षा करने के लिए ज़रूरी था कि राजा हरि सिंह भारत में विलय करें। तो नेहरू ने कहा भाई विलय करोगे तभी हम सेना भेज पाएंगे। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ विलय की घोषणा की कि भाई हमारा देश है, हम इसका विलय तो करेंगे नहीं, तो ऐसा कर देते हैं, सब विलय कर देंगे, लेकिन हमारी स्वायत्तता रहेगी, कुछ चीज़ें हमारे पास रहेंगी, कुछ आपके पास रहेंगी, ये रक्षा विदेश वगैरह जो है वो भारत संभाल लेगा, जैसे हम भूटान का भी रक्षा विदेश संभालते हैं, और बाकी चीज़ों के मामले में हमारी इंटरनल गवर्नमेंट रहेगी, हमारा अपना संविधान रहेगा, हमारा झंडा अलग होगा, भारत का अलग होगा। ये सब समझौता उस वक़्त हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसमें हरकतें जारी रखे रहा। लेकिन टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हम शुरू हुए थे बांग्लादेश से। तो भारत को बड़ी चतुराई से दोनों तरफ से घेर दिया था, और जब घेर दिया था तो निश्चित तौर पे 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, जैसे फ़िलिस्तीन नहीं बचा, तो हमको दोनों तरफ से पाकिस्तान और बीच में भारत, और पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन, कभी F-16 दे, कभी ये दे वो दे, हमारे सबके सामने है। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा कि आज मैं भारत की सदियों की समस्या हल कर देती हूँ, और वहाँ पर जो एक मुक्ति आंदोलन हुआ बांग्लादेश अलग देश बनाने का,
पाकिस्तान का आरोप लगातार रहा है कि इसके पीछे भारत का हाल है, भारत इससे इनकार करता रहा, लेकिन इसका फ़ायदा हम ही को हुआ है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल उसमें भारत ने पाकिस्तान की सेना को हराया और सेना को हराने में जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे उनका साथ दिया और दुनिया के सैनिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत भारत ने दर्ज कराई, दुनिया की अभी तक की इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं है। और बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में सेना का आत्मसमर्पण भी पहली बार हुआ, वो भी भारत ने बांग्लादेश में कराया। इसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश से एक स्वतंत्र देश बन गया। ये बात है 1971 की। जब ये लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, जिनकी आजकल वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। जैसे हमारे यहाँ नेहरू जी जो हैं, वो उन्होंने देश को आज़ाद कराया था, देश को आज़ाद कराया था के नाम पे बहुत सारे लोग अभी कमेंट में शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनका बड़ा योगदान रहा था देश की आज़ादी में। तो अब उनके बारिश बहुत समय तक वहाँ पर उन्होंने भी राज किया भारत में। तो दो तरह के लोग वहाँ पर उस दौरान सामने आए। एक वो लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी के लोग। और दूसरे लोग थे रज़ाकार। रज़ाकार कौन लोग थे? रज़ाकार मतलब वो लोग जो पाकिस्तान के साथ में थे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के साथ, और जो बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थे। ये लोग बाकायदा वहाँ से वजीफे लेते थे, पैसे लेते थे पाकिस्तान से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करते थे। जैसे अंग्रेज़ों के लिए हमारे यहाँ आरोप लगता है बहुत सारे लोग मुखबिरी किया करते थे। इसी तरह से जो आज़ादी है बांग्लादेश की, उसके खिलाफ थे, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग खिलाफ थे। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लेने से मना किया और अपने कार्यकर्ताओं को भी रोका, ये भी इतिहास है। और ये भी इतिहास है कि तिरंगे झंडे तक को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इनको आप भारत का रज़ाकार कह सकते हो, लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग देश हैं, अलग स्थितियाँ हैं। तो पाकिस्तान में जो रज़ाकार थे उनके ऊपर कई हत्याओं के आरोप भी लगे, बलात्कार के आरोप भी लगे। तो एक पूरा का पूरा वहाँ पर एक कल्ट था जो चाहता था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग ना हो, स्वतंत्र देश ना बने। तो आज की तारीख में जब वो आज़ाद हो गया है, तो रज़ाकार का मतलब हो गया गद्दार। तो रज़ाकारों की जो उस वक़्त मांग थी, वो उन मांगों में सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो बिहारी थे, जो बिहार के लोग थे बांग्लादेश में, वो लोग उर्दू भाषा को कायम रखना चाहते थे। वो उर्दू पसंद करते थे और पाकिस्तान की उर्दू थी। दूसरा, पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम देश है, ये है वो है, तो वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हो गया अलग होने के बाद, जैसे यहाँ पर कांग्रेस है, वैसे वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों ने, आधे तो गद्दार निकल गए, रज़ाकार हो गए, जो भी आधे क्या जो भी थे, जितनी भी संख्या थी, लेकिन जो मुक्ति वाहिनी वाले थे, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, जिन्होंने गोलियां खाई, जो जेल में गए, जिनको बहुत नुकसान हुआ, तो ये हुआ कि सरकार में नौकरियों में इनको आप आरक्षण दे दो। यानी सरकार के सिस्टम में, पावर मैकेनिज्म में हमारे पॉलिटिकल अपॉइंटी रहेंगे। आप इसको समझिए। जो उस वक्त मुक्ति वाहिनी के स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर उनको और उनके वंशजों को आप सरकारी नौकरी दे दोगे तो वो क्या होगा, हमेशा वो सरकार में कायम रहेंगे। तो जो सरकारी पार्टी थी उसने ये खेल किया कि हमारे लोग कायम रहेंगे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये रज़ाकार सीधे तौर पर खुद को रज़ाकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जो स्टूडेंट और दूसरे लोगों उनको भड़काना शुरू कर दिया। जैसा कि आरोप लगता है कि देश में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, उससे एक दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हो रही थी। उस रैली में स्टूडेंट्स को तो भारत की सरकार के खिलाफ तैयार किया ही गया था। सरकार के खिलाफ जाना कोई बुरी बात नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार डिज़र्व करती है लोग विरोध करें। लेकिन जो सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उन सब लोगों से भी कहा गया था कि आप सरकार को असहयोग करो। और जो इनपुट्स थे आईबी के, इंदिरा गांधी के पास में और सरकार के पास में, वो कहते थे कि ये जितना भी हो रहा है, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और देश को बांटना चाहते हैं, देश को
डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं भारत को। इसलिए देश को अस्थिर होने से अगर बचाना है तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इस ग्राउंड पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। सिद्धार्थ शंकर रे पे बहुत भरोसा करती थी, उनके सलाहकार थे, उनको बंगाल से बोला, अलग कहानी है। लेकिन वहाँ पर भी ये जो लोग हैं रजाकार और दूसरे लोग, ये लगातार वहाँ की सरकार के खिलाफ माहौल बना के रखते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार फिर से ये मामला उठा, लेकिन आप खुलकर ये नहीं कह सकते कि रजाकार या सरकार के राजनीतिक विद्रोही या विरोधी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल ये विद्यार्थियों का और बेरोजगारों का आंदोलन है, और विद्यार्थियों बेरोजगारों का आंदोलन है, इसके पीछे आर्थिक कारण हैं, गड़बड़ियां हैं। बांग्लादेश में बेरोजगारी का हाल भारत जैसा ही है। हर साल मुश्किल से करीब 3,000 सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उसमें 4 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। यानी समस्या क्या है, नौकरियों का कम होना। अगर सबको शिक्षा और सबको काम मिल जाए तो आरक्षण का मसला उसी दिन खत्म हो जाएगा। यानी जनता को आप शिक्षा और काम दे नहीं पा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी उतनी बना नहीं पा रहे हो कि लोगों को शिक्षा मिले। भारत में एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। करोड़ों गरीब इलाज के बगैर मर रहे हैं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। इस आदमी को डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, नीट का एग्ज़ाम होता है। और आप सोचिए, जरा से बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिल पाता है, जबकि इस देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और जो पढ़ाई भी करते हैं उनको दूसरे देश उठा के ले जाते हैं। तो इसी तरह से जो एजुकेशन की सुविधा ना होना और बेरोज़गारी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं है कि लोग कहते हैं सरकार कहाँ से ला दे। अरे भाई, सरकार मांग पैदा होने दे तो अपने आप रोज़गार बढ़ता चला जाता है। ये सरकार की नीतियाँ ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी कल से सरकार निकाल के देना शुरू कर दे। आज की तारीख में अगर हेल्थ सेक्टर बढ़ेगा, यही एग्ज़ाम ले लीजिए, डॉक्टर ज़्यादा होंगे, गांव में गरीबों का इलाज करेंगे तो दवाएं बिकेंगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, अपने आप रोज़गार पैदा हो जाएंगे। खैर, बार बार मामला भारत से इसलिए आ रहा है कि सारी चीज़ें भारत से मिलती जुलती हैं, तो वहाँ पर बेरोज़गारी का हाल बहुत बड़ा है। अब ये बेरोज़गारी का जो मसला है, इसको एड्रेस करने के लिए नेताओं ने एक तरीका निकाला कि भाई तुम्हारी समस्याओं का हल ये आरक्षण है। ना ये आरक्षण होगा ना तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें तुरंत नौकरी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे भी हमारे लोग को गलतफहमी रहती है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमको सारी नौकरियाँ मिल जाएंगी या हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में वहाँ पर जो आरक्षण थे उसमें आरक्षण हिंदू अल्पसंख्यकों का भी है। भारत में जो हिंदू मुसलमान गाए रहते हैं रोज़, उनके लिए ये खबर मुंह पे थप्पड़ जैसी है कि इतना बड़ा आरक्षण विरोधी आंदोलन हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए। ये छात्र जो सड़कों पर उतरे हुए, ये भी अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को लगातार सरकार सपोर्ट करे और उनकी बेहतरी के लिए काम करे, क्योंकि वो बेहतरी से काम करेंगे तो देश की मुख्य धारा में आएंगे, कुछ उत्पादन करेंगे, कुछ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, कुछ नौकरियाँ करेंगे और देश को खुशहाल बनाएंगे। देश की जीडीपी बढ़ेगी जब सारे लोग कुछ काम करने लगेंगे, वरना आप सब लोगों को घर बिठा दोगे तो तरक्की होली। तो फिर वापस आते हैं, मैं बार बार भारत के साथ इसको मिला रहा हूं ताकि आप समझें कि परिस्थितियां ज़्यादा अलग नहीं हैं। तो उन्होंने आग लगाई कि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। किन्होंने? सरकार विरोधियों ने। अब सरकार जो है, अब आ जाइए, सरकार होती है और सरकार वाली पे आ गई। जैसे ही यहाँ कोई सरकार का विरोध करता है तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाता है? ये देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। जैसे शिक्षकों का आंदोलन हो रहा था तो योगी जी का बयान आया कि हमें मालूम है कौन सी लॉबी उनके पीछे लगी हुई है। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तो उनके खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए जिसको कोर्ट ने रोका, और इन सब लोगों को दुश्मन घोषित कर दिया गया। कहीं पे अखबार में आने लगता है विदेशी हाथ वगैरह वगैरह। पत्रकारों से बात कर रही थी और बात करने के बाद उन्होंने कहा, अब हुआ क्या कि जब इसका आरक्षण का विरोध होने लगा तो सरकार ने कहा कि भाई साहब, अगर ये स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण नहीं मिलेगा
तो क्या रजाकारों को आरक्षण मिलेगा, यानी गद्दारों को आरक्षण मिलेगा जो अंग्रेजों की जासूसी करते थे, अंग्रेजों की नहीं, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान की जासूसी करते थे और बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थे। इस बात से वहाँ के स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद स्टूडेंट्स ने एक नया नारा दिया। इस नारे से आपको मैं भी चौकीदार याद आएगा। उन्होंने कहा मैं कौन, मैं कौन, तो भीड़ नारे लगा दी, रजाकार रजाकार। यानी कि खालिदा जिया के इस बयान से वहाँ के लोगों ने बहुत अपमानित अनुभव किया और नारा दिया कि मैं भी रजाकार। तो ये जो है, इससे तनाव बढ़ा और जगह जगह तोड़ फोड़ आगजनी। अब खालिदा जिया इस बात पे अड़ गई हैं कि स्टूडेंट्स को तो छोड़ देंगे, लेकिन ये जो तोड़ फोड़ जिसने की है, आगजनी किसने की, जिसने की है, लोगों को नुकसान जिसने पहुंचाया है, जिनके कारण लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्याएं की हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। यानी एक मैसेज दे रही है। वजह क्या है? ये बार बार चुनाव जीत जाती है मैडम वहाँ पे, बार बार आराम से। अस्थिर सरकार नहीं, स्थिर सरकार है बांग्लादेश में, और स्थिर सरकार होने के कारण अकड़ भी बड़ी स्थिर टाइप की है। जब सत्ता का अहंकार बहुत ऊपर के लेवल पे होता है तो वो जनता की, विरोध की और अलग तरह की सोच रखने वालों की और असहमति की आवाज़ों को सुनना नहीं चाहती है, उनको वो गद्दार घोषित कर देती है। शेख हसीना की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इन स्टूडेंट्स का दमन करने के लिए छोड़ दिया। पुलिस के साथ साथ इनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे थे। याद कीजिए, जब शाहीन बाग का धरना हो रहा था, जब राकेश टिकैत को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, तो पुलिस के साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, ये कह कर के हम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और हमको बहुत परेशानी होती है इस धरने से आने जाने में, धरना हटाइए, उसमें पत्थर वत्थर फेंकने शुरू कीजिए, कर दिए थे। याद कीजिए वो दौर। उसी तरह से ये जो लोग हैं, शेख हसीना के लोग, इन्होंने भी वहाँ पर जाकर आंदोलनकारियों पे हमला कर दिया। अब आप कहेंगे कि यार आरक्षण तो दिया था 72 में, 71 की बात है, 71 में आज़ाद हुआ, 72 में आरक्षण दिया, आज बवाल क्यों हो रहा है? इसके बवाल के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि 2018 में ये आरक्षण ख़त्म कर दिया गया था। अब आरक्षण आपको बताऊं कितना था? जो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे उन लोगों को मिलने वाला आरक्षण 30% था, यानी 10 में 3 नौकरियां उन लोगों को मिलती थी जो आज की तारीख में आप सरकारी पार्टी के लोग कह सकते हो, भारत में लोग कहेंगे कांग्रेसियों, वामपंथियों और सेकुलरों को मिल रही है। वहाँ पर वो जो स्वतंत्रता वाली विचारधारा थी उसको मिलती थी। तो 30% आरक्षण मिल रहा था, जिसका ज़बरदस्त विरोध होता कि भैया इनको 30% आरक्षण क्यों? तो जो आरक्षण का पूरा मामला था वो ये था, सरकार ने 2018 में इसको ख़त्म कर दिया था, यही मैडम थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया और हाईकोर्ट ने कहा, तब भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, सरकार ने मान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आरक्षण ज़रूरी है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी उनको आरक्षण क्यों नहीं दोगे? तो उसके बाद जो है ये झगड़ा बढ़ गया, विरोध बढ़ता जा रहा है। अभी जो ताज़ा खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर और कहा है कि 3 से 7% के बीच में आरक्षण होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये वाले 30-20% वाले आरक्षण ख़त्म करो, अल्पसंख्यकों वगैरह वाले देते रहो। खैर, हालत ये है कि अर्थव्यवस्था के कारण ही बेरोज़गारी की स्थिति है बांग्लादेश में। स्थिर सरकार है वहाँ पर, लोग कहते हैं स्थिर सरकार में अर्थव्यवस्था बहुत तरीके से ग्रो करती है। तो ये जो तर्क है, जिसको मैं कुतर्क मानता हूँ, उसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी वो। अब तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लीजिए, भारत के संदर्भ में भी लोग इसका इस्तेमाल करके तालियां बजवाते हैं। टिंकू 100 में से 10 नंबर लाया था और इस बार 15 ले आया, तो उसकी जो बढ़ोतरी हुई अर्थव्यवस्था की या कहें उनके नंबरों की, वो 50% हो गई। मिंकू 70 नंबर लाता था और 75 ही ला पाया। तो ग्रोथ रेट तो टिंकू की ज़्यादा, लेकिन नंबर इसके बहुत कम है। अब आप ग्रोथ रेट से ये लगा लो कि एक दिन टिंकू बड़ा होकर यहाँ से वहाँ पहुँचेगा, शेख चिल्ली अंडे लेके जा रहा था, इसमें से बच्चा होगा, फिर ये होगा, वही वाली स्थिति है। ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ कैसे तय करें कि ये जो ग्रोथ रेट है ये हमेशा रहेगी और इतने साल में हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, इतने साल में हम ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे, इस बीच में क्या क्या होगा किसी को नहीं पता। खैर, तो बांग्लादेश सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होता था
और अब वहाँ की हालत ये है कि वहाँ महंगाई की दर 10% के आसपास है। अमेरिका में 4 हो गई थी, तो उसके बाद से लगातार वो ब्याज बढ़ा जा रहे हैं और परेशान हैं। हमारे यहाँ भी 9%, 8%, 9% की बात हो रही है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो 9% के आसपास है हमारे यहाँ। तो और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भैया? स्थिर सरकार है ना, तब क्यों नहीं आ रहा है? ये अपने आप में सोचने का विषय है। स्थिर सरकार आराम से अपने देश में जो बिजली बन रही है उससे महंगी बिजली के मोदी जी से दोस्ती निभाने के लिए उनके दोस्त को ठेके दे देती है। तो बैक टू स्क्वायर वन। अब यह हुआ कि जब इसको वापस लागू किया तो ये आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। बांग्लादेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। 17 करोड़ लोगों के बांग्लादेश में 3 करोड़ लोगों के पास काम नहीं है, और या फिर उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। ये हालत है। निजी क्षेत्र में नौकरियों की बहुत कमी है, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद कई छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी में भर्ती परीक्षा और चयन परीक्षाओं में मौजूदा भ्रष्टाचार ने लोगों में निराशा और गुस्सा को पैदा किया है। आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है, बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थान भी इससे बंद हो गए। देखिए, अब आप समझिए बात को थोड़ा सरल तरीके से। भाई, देश में लोगों के पास में जब रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, काम नहीं है, तो उनको आप ये समझा दो कि ये तेरी सारी समस्याओं की जड़ जो है ना, ये तेरे बगल वाला आदमी है, बस। तो वो लोग आपस में भिड़ रहेंगे, सरकार मजे में रहेगी। तो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता लोग हैं, वो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसको पॉलिटिकली फ़ायदा उठा के अपने पक्ष में लेना चाहती हूँ। सत्ताधारी पार्टी इसको एक अच्छा अवसर मानती है कि मैं किस तरह से इन नागरिकों की जो गुस्सा है उसमें इनको उलझा दूँ। मैं इनको आरक्षण पे ही इतना उलझा के रखूंगी, मैं इनको रजाकार बोल दूंगी, कुछ बोल दूंगी कि ये आपस में सर फोड़ते रहें, आरक्षण का विरोध करते रहें, और ये भूल जाएं कि देश में बेरोजगारी है। आप सोचिए, बेरोजगारी की बात ना करके वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। भारत में भी मेरे पास मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? क्या डॉक्टरों की जरूरत नहीं है? देश में है, फिर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे हैं? यानी शिक्षा के हमारे पास में साधन नहीं है। फिर उसमें हमको कहते हैं कि आप लोग कंपटीशन दीजिए। कंपटीशन क्या है? सरकार के सीमित संसाधनों को बांटने का एक जस्टिफाइड तरीका, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर सरकार पे कोई उंगली ना उठाए। तो मैं कंपटीशन करा रहा हूं, तो कंपटीशन करा क्यों रहे हो भैया? 5 आदमी है, 5 रोटी दो, 2 रोटी दोगे और बोले कंपटीशन करो, जो जीत जाएगा उसको मिल जाएगी। बाकी लोग क्या वो देश के नागरिक नहीं है? तो इसी तरह से बांग्लादेश में भी जो मूल समस्या बेरोजगारी की, उसको दूर करके उस पर ध्यान ना देकर इन लोगों ने ये एक नया बवाल खड़ा किया है जिसमें देश चल रहा है, और पूरी तरह से सरकार स्थिर सरकार है, स्थायी सरकार है, कुचल रही है आंदोलन को। अपने कार्यकर्ता छोड़ दिया हमला करने के लिए। उसको मालूम है मैं इलेक्शन में फिर खेराफेरी करके जीत जाऊंगी। ज़्यादातर दुनिया में पुतिन टाइप के, किम जोंग उन टाइप के, ये सब लोग खेराफेरी करके जीत जाते हैं। कहीं पे ईवीएम है तो कहीं पे कंप्यूटर है। पुतिन के पास में कंप्यूटर है, वहाँ वोटिंग ऑनलाइन होती है, तो सॉफ्टवेयर में जो चाहो गड़बड़ कर लो। स्थायी बन गए वहाँ के राष्ट्रपति। तो खालिदा जिया भी इसी तरह से जीत रही हैं। हर बार चुनाव में आरोप लगता है कि उन्होंने गड़बड़ की है, कौन सुनने वाला है? तो बहरहाल सरल शब्दों में आप ये सारा मामला समझ गए होंगे, और इससे ये एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान की हो, भारत की हो, बांग्लादेश की हो, ये लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उन पे खरी नहीं उतर पा रही है। और जब खरी नहीं उतर पाती है तो वो उनको कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे देती रहती है जिसमें लोग उलझे रहें। जैसे कि बोल दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान आप अपने ठेले पे धर्म का नाम लिख के रखिए। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी इस तरह का मसला आपकी तरफ फेंकती है, और जब फेंकती है तो आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अभी तो आप बात कर रहे थे कि योगी की कुर्सी जाने वाली है, मोदी जी उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर पता चला कि योगी को उखाड़ नहीं पा रहे हैं मोदी जी। फिर ये हुआ कि बड़ी हार हुई है मोदी जी की, ये हो गया, वो हो गया, चल रहा था सब। भारतीय जनता पार्टी का कबाड़ा हो गया। अब आप क्या कर रहे हो?
नेम प्लेट क्यों लगवाओगे, फलां क्यों करोगे, उसमें उलझ गए हैं। अब ये मसला भी ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते, तो आप एक बार में एक ही बात बोलोगे, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो टाइमलाइन बेस्ड हैं। अखबार में एक साथ 50 खबरें छप जाती थी, लेकिन टीवी पर एक वक्त में एक ही खबर आएगी। जाहिर बात है आपको उन्होंने उसमें उलझा दिया। अब आप सिर्फ इस समय बात कर रहे हो फ्रूट की दुकान पे, खाने पीने की दुकानों पे नाम क्यों लिखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विषमता, असमानता सब एक कोने में रख दिया गया है। इसी तरह बांग्लादेश में हो रहा है। बहुत दुखद है कि जो सत्ता तंत्र है वो नागरिकों के बारे में कम सोचता है और दुनिया भर की तरफ उंगली उठाता है। चीन में देखो जी, चीन में ये हो रहा है। अरे भाई, गरीबी आज से 20-30 साल पहले गरीबी खत्म कर चुका है वो अपने देश में। वहां गरीब होता ही नहीं है। किम जोंग उन के बारे में तमाम सारी बातें, फिर मैंने वो एक यूट्यूबर थे उनको मैंने, आप याद कीजिए, मैंने बिठाया और उनसे पूछा, वो गए थे वहाँ पर कि वहाँ क्या देख के आए हो, तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं जो यहाँ सुनाया जाता है। तो जो भी है, ये राजनीति का पूरा ऐसा ये तंत्र है जो बड़ी चतुराई से हम सब को इशारों पर नचाता है कठपुतली की तरह, और लड़ाते और नचाते नचाते उनको लड़ाने भी लगता है, जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।